गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो मैं कंबाइन करके लेक्चर बना रहा था नाइन्थ क्लासेस के लिए। उस टॉपिक के आज हमारी लेक्चर 5 है। मेरा जो है चैप्टर नंबर जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसके साथ साथ है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो भी कहो, उस चैप्टर को कंबाइन करके मैंने पढ़ा रहा था। क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा इरेगुलर तरीका से टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसको सही तरीका से अरेंजमेंट करके मेरा जो लेक्चर नंबर 5 है एटम एंड मॉलिक्यूल, ये लिखा तो हुआ है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कंटेंट पढ़ेंगे। दोनों चैप्टर को मिला के ले रहा हूँ। लेक्चर 5 में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चे, ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ये थोड़ा बहुत तुम्हारा 11th में भी है एंड 9th क्लासेस में भी है। तो हमें ऐसे पढ़ेंगे ताकि थोड़ा तुम्हारे 11th क्लासेस भी कवर हो एंड 9th क्लासेस का तो होगा ही होगा सारे टॉपिक। अब सवाल यही है कि हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चा, एक क्वेश्चन है कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो पीरियोडिक टेबल के अंदर में इतने सारे एलिमेंट है, करीब 120 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर में प्रेजेंट है। वो सारे 120 एलिमेंट जो है, वो एलिमेंट है, हर एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट है, नेवर रिएक्ट विथ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म द कंपाउंड। आई मीन some element of the periodic table specifically react with some other element to form the compound. It means each element never react with every element of the periodic table. इसका मतलब है, जिस तरीका से तुमने तुम्हारे क्लासरूम के अंदर में हर बच्चों से बात करते नहीं हो, जो बच्चा तुम्हारे लायक है तुम उनसे उन्हीं से बात करते हो एंड उनके साथ अपना बात को शेयर करते हो। लाइक दिस पीरियड की टेबल के अंदर में 120 एलिमेंट्स जो होते हैं, एवरी एलिमेंट है, हर एलिमेंट है, बाकी सब के साथ कभी रिएक्ट करता नहीं है। इनके रिएक्शन का कुछ लॉ होता है, उसी पर्टिकुलर लॉ के तहत जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। लेकिन याद रखना, कोई एक एलिमेंट है बाकी सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कभी करता नहीं है। जैसे कि हम कहेंगे सोडियम, तो सोडियम कभी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मेल्ट करके एक साथ एक कंपाउंड बना देंगे या एक मास में फ्यूज करा देंगे, वो बात अलग है। मैं कह रहा हूं कि जो सोडियम है वो मैग्नीशियम से, कैल्शियम से, एल्युमिनियम से रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी सिमिलर नेचर आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। राइट, सिमिलर नेचर जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो सोडियम एक मेटल है, वो पर्टिकुलरली किसी नॉन मेटल से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा, यानी क्लोरीन से करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, ब्रोमीन से करेगा, सल्फर से करेगा। तो मतलब ऑलमोस्ट नॉन मेटल के साथ सोडियम रिएक्ट करेंगे क्योंकि ये मेटल है। मेरा जो कहने का मतलब यही है कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी मेटल्स वगैरह है, वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके पर्टिकुलर कंपाउंड बनाता है। तो अगर नॉन मेटल के साथ पर्टिकुलर कंपाउंड बनाता है तो फिर सबके साथ तो बनाया नहीं। इसका मतलब यही हो गया कि एक स्पेसिफिक लॉ में एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है। उस लॉ को आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्चुअली कितना लॉ केमिस्ट्री के अंदर में है, जो मुझे पता है 4 लॉ। अब 9th क्लासेस में 2 लॉ हैं, हम पहले यही 2 लॉ ही पढ़ेंगे। राइट, तो 2 लॉ, बाकी तीसरा लॉ हो सकता है मैं बता दूं एंड में, टाइम बचेगा तो, अगर सही तरीका से हो गया तो मैं 3rd लॉ बता दूंगा इस वीडियो में। पहले 2 लॉ को जब हम पढ़ेंगे, हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट पेज को। अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहले से लिखा हुआ है। ये जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं ना, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला नाम जो होता है हमारा लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन का, लॉज ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमें लॉज नहीं लिखेंगे, इसे मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिख रहा हूँ। कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ ये है, एक नंबर नाम दे देता हूं मैं। दूसरा लॉ जो होता है इसमें आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो लॉ लिखने के बाद एक तीसरा लॉ होता है बच्चा, जिसका नाम होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या नाम करेंगे तीसरा लॉ को? 3 नंबर में, ये 2 नंबर पे। 3 नंबर का नाम होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक लॉ और भी है जिसका नाम होता है, 4 नंबर को मैं अगर इधर से बता दूं, 4 नंबर को यहाँ से लेके बता दूं, नहीं इधर से नहीं लेंगे, हम सिस्टमेटिक करके बताते हैं। चलो सिस्टमेटिकली अगर बताएंगे तो पेज को थोड़ा सा लेफ्ट को लेके यहाँ से हम देखेंगे कि एक जो होता है लॉ होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, शॉर्टकट करके लिखा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब बच्चा ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है 4 नंबर पे, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो ये जो टॉपिक ही हमारे इस तरीका से होता है, तो हम इसमें से क्या देखेंगे, ये दोनों टॉपिक जो है 4 नंबर वाला एंड जो लॉ होता है इसमें 3 नंबर वाला, ये 4-3 के अंदर में ये नहीं है सिलेबस में, 9th सिलेबस का ये नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये 2 सिलेबस के अंदर में है। पहले हमें बड़ी क्विकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इधर देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें नाम देंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या नाम देंगे? नंबर 1 लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चा ये जो नाम आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब हमें क्या पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब? सबसे पहले पढ़ेंगे आराम से कि इसको किसी ने बताया था, जो केमिस्ट्री के फादर होते हैं। केमिस्ट्री के फादर कौन है? केमिस्ट्री के फादर होता है एंटोनी एल लावोसियर। कैसे नाम होता है ना? दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय, दिस लॉ वाज discovered by Antony, स्पेलिंग देखो बच्चे, साइंटिस्ट का नाम है एंटोनी एल लावोसियर, SIER। तो ये जो साइंटिस्ट है, दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी एल लावोसियर, इसको डिस्कवर करा था। ही वाज आल्सो फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके, दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग कौन है ना? अकॉर्डिंग टू लावोसियर, अकॉर्डिंग टू लावोसियर, मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास सुना होगा, मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू हिम, मास नाइदर क्रिएटेड nor destroyed
nor destroyed in a chemical reaction, in a chemical reaction। ये इसका डेफिनेशन है, ये लॉ है। इन ए केमिकल रिएक्शन क्या कहा ना, उनके हिसाब से किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएशन होगा। दैट मीन्स दैट इज द आटम नेवर डिस्ट्रॉयड। मास मतलब जो एटम्स रिएक्टेंट में है वही एटम डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होकर प्रोडक्ट में रहेंगे। मेरा मतलब समझा दूंगा अभी। इन ए केमिकल रिएक्शन दैट इज, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं होता। दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट remain constant। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होंगे प्रोडक्ट का मास उतने ही बनेंगे, चेंज नहीं होंगे। क्योंकि जब केमिकल डाल्टन के हिसाब से, डाल्टन का जो लॉ भी है आगे पढ़ेंगे, वो भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से यानी कंजर्वेशन ऑफ मास से ही उन्होंने डिराइव करा। उन्होंने भी बोला था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान आटम यानी जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड आटम, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा या नया आटम कभी क्रिएट नहीं होगा। भाई साहब, आम के पेड़ में तो आम ही फलेगा, तो अगर वाटर को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही तो ही रहेगा। तो ठीक उसी तरीका से बोला कि आटम का कभी ना क्रिएशन होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा। अगर वाटर को तोड़ेंगे उसके अंदर में दो आटम थे, यानी दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, यानी दो काइंड ऑफ आटम थे, तो फिर तोड़ने से दो काइंड ऑफ आटम ही बनेगा। कि इनका मतलब यही है। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। मास जितना रिएक्टेंट का होगा प्रोडक्ट भी उतना होगा। कांस्टेंट मतलब सेम। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास जो है यहाँ पर जो बचेगा वो सेम की बात किया जा रहा है। सेम यानी रिएक्टेंट मास प्रोडक्ट मास सेम होगा। अच्छा बेटा, बाकी जब मैंने इसमें से एग्जाम्पल दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना, मैं ढंग से पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अब जैसे बात करूंगा, जो मैं एग्जाम्पल दूंगा उसको मैं न्यूमेरिकल कर करके लूंगा। लास्ट में तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ है बता दूंगा। अगर मैं एक पहला नंबर एग्जाम्पल में इसको नंबर 1 में बताता हूँ, सपोज मैं एग्जाम्पल मिनिमम 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मिनिमम तो मैं 1000 दे सकता हूँ। तो मैं वो एग्जाम्पल पहले दूंगा जो बेटा तुम्हारा बुक में है। सबसे पहले मैंने पहला एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि सोडियम एसीटेट। बेटा ये फार्मूला वगैरह जो होता है कभी बाद में सीख जाओगे। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। सोडियम, मैंने ये नहीं बोला, सोडियम एसीटेट मतलब यहाँ पर खाली लिखेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। बेटा ये स्ट्रक्चर का नाम एसिटिक एसिड। जब हमने इसको रिएक्ट करा देंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ है, ये आपके बुक के न्यूमेरिकल है, हम समझेंगे अभी उसको अपने हिसाब से। बुक का क्वेश्चन खुद करोगे। बेटा ये जो एसिटिक एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इनको जब हमें प्रोडक्ट बनाएंगे, मैंने पेन चेंज कर रहा हूँ, तो ये बनेगा, देखो ना, सोडियम एसीटेट बनेगा। मैं आपको और ढंग से, तो आप तो 9th क्लासेस के हो ना, तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, मैं उसको और बेहतरीन तरीका से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सोडियम कार्बोनेट जब हमें करेंगे, देखो बहुत बढ़िया से रिएक्शन हो जाएगा। अब देखो, अब रिएक्शन कैसे बनेगा, इधर से मैंने 2 मॉलिक्यूल जरूर लगाऊंगा क्योंकि बैलेंसिंग के टाइम पे 2 मॉलिक्यूल होता है। तुम्हें ये सब चीज़ की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे बुक्स में क्या है बच्चा, तुम्हारे पास है, लिखा हुआ है नीचे, ये एसिटिक एसिड ऐसे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, एसिटिक एसिड। आप वो इसको भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है बच्चा, इसमें लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे कैसे होगा, देखो बेटे ना, ये रिएक्ट जब करेगा कैसे करेगा ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ
CH3COO। अब सोडियम को मैंने चेंज करके देखो कैसे लिखा, सोडियम बना, यानी इसका नाम है सोडियम एसीटेट। मैं ये नाम तो लिखूंगा, प्लस करके लिखता हूँ। प्लस क्या बनेगा ना, इनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक O आके वाटर बनेगा। क्या बनेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अगर बाई चांस नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा या ऐसे करके आपको दिखा दिया। तो अब क्या कर दिया मैंने, वाटर बना। तो सवाल यही है कि इसका नाम क्या लिखूं, सोडियम एसीटेट लिखूंगा। देख लो, सोडियम एसीटेट लिखूंगा। ये नाम कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता होता है आई थिंक। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O को पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, ठीक है। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड, H2O को वाटर कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये होता है, मैं अपनी क्वेश्चंस कर दूंगा या तुम्हारा बुक का क्वेश्चन करूंगा। अगर तुम्हारे बुक का क्वेश्चन मैं करूंगा तो फिर यहाँ से मैंने 6 ग्राम का ले लो। चलो बुक का क्वेश्चन कर देता हूँ। तुम्हारा बुक का क्वेश्चन कहता है कि जो एसिटिक एसिड है वो 6 ग्राम लिया गया है, 6 ग्राम लिया गया है। दोबारा सोडियम कार्बोनेट जो है वो कितने ग्राम लिया गया है ना, 5.3 ग्राम लिया गया है। कितना ग्राम, 5.3 ग्राम लिया गया है। तो सोडियम एसीटेट कितने ग्राम बता दिया ना, 8.2 ग्राम बता दिया। कितना बता दिया, 8.2 ग्राम बता दिया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बता दिया इसके अंदर में 2.2 ग्राम, वाटर बता दिया 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम। सी हियर व्हाट हैपेंड, बुक ने कहा, बुक कहा कि क्या ये रिएक्शन जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानता है। डज दिस रिएक्शन ओबे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मास, डज दिस रिएक्शन ओबे कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमें क्या करेंगे, हमें एस नो कहने से पहले सॉल्व करेंगे। हमको पता है कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है ना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास नेवर क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अगर नहीं होगा डिस्ट्रॉयड, नहीं होगा क्रिएशन, जितना था उतना ही बनेगा, आज पर द इनपुट सो आज टू आउटपुट। तो इस तरीका से एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट का अगर हमें LHS का मास अब निकाल देंगे सॉल्यूशन के अंदर में, मास ऑफ LHS अगर करेंगे ये हो जाएगा 6 ग्राम प्लस ये हो जाएगा 5.3 ग्राम, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 5 11.3 ग्राम हो गया। तो रिएक्टेंट का मास 11.3 ग्राम है। तो फिर हम कहेंगे प्रोडक्ट का मास क्या कहेंगे ना, हम कहेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 8.2 ग्राम, 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम। ये तीनों को मिला दो, देखोगे 8 है 2 10, 10 मान लो 11.3 ग्राम ये हो रहा है। दिस इज इक्वल टू 11.3 ग्राम हो रहा है। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिला कि हमें एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर जितना हमें मास ऐड करेंगे उतना मास जाके वो प्रोडक्ट के अंदर में ही बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल या कंपाउंड कुछ और बनेगा, लेकिन मास बदलेगा नहीं, मास उतना ही रहेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन में मास ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। ये आपका बुक का न्यूमेरिकल को मैंने प्रूव करके कंजर्वेशन ऑफ मास बोल दिया। यानी हमें कहेंगे भाई साहब, हमें इसमें कहेंगे LHS मास इक्वल टू बड़ा मास है, मास ऑफ LHS इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। RHS कर सकते हैं, चलो RHS कर सकते हो, RHS इसको बता देता हूँ, RHS कर दूंगा। RHS यानी प्रोडक्ट साइड का मास भी रिएक्टेंट साइड का मास सेम है। अगर ये तुम्हें समझ आ गया है, हम
एग्जाम्पल नंबर 2 के पास जाएंगे। मैंने वही एग्जाम्पल दूंगा जो तुम्हारा है। पहले मैं तुमको बता चुका हूं, मैं अगर एग्जाम्पल लिखूंगा बच्चा, मैं 1000 तो लिख सकता हूं ऐसी, ठीक है। तुम भी 1000 लिख पाओगे, ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा बुक में है पहले वो लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे। बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 हमने कहाँ से लाया? तुम्हारे बुक में कुछ एक्टिविटी है। शुरुआत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताते हुए शुरुआत में एक्टिविटी बुक्स में दे दिया। वो एक्टिविटी को हमें पहले सीखेंगे कि पहला एक्टिविटी कैसा होता है, उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे। बेटा एक्टिविटी जैसे होता है तुम्हारे, इसको मैंने एक्टिविटी नंबर में डाल देता हूँ। ये एक्टिविटी के बारे में बुक ने कह दिया। जैसे ही बुक ने कहा, मैंने एक डायग्राम बनाता हूँ, नोटिस करो इधर से कि मैंने बनाया यहाँ पर एक, क्या बनाया यहाँ पर, मैंने एक कोनिकल फ्लैक्स बनाने जा रहा हूँ। मैं एक कोनिकल फ्लैक्स बनाने जा रहा हूँ। ये एक कोनिकल फ्लैक्स है। अगर ये कोनिकल फ्लैक्स के अंदर में इसको मैंने क्या कर दिया, एक कॉर को लगा दिया। क्या लगा दिया? ताकि कोई भी कंटेंट है, कोई भी मैटर बाहर नहीं जा पाएगा। अब इस कोनिकल फ्लैक्स के अंदर में हमने क्या रख दिया? केमिकल सब्सटेंसेस कुछ रख दिया। इसके अंदर में केमिकल सब्सटेंसेस बच्चा रखा हुआ है। ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। कैसा केमिकल सब्सटेंसेस इसके अंदर में रखा गया बच्चा ना? इस केमिकल सब्सटेंसेस का नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम उसका? कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है। मैं चाहता तो ब्लू कलर में ये डॉट डॉट लिखता, कोई बात नहीं, समझ जाओ। ये ब्लू कलर में कॉपर सल्फेट रखा गया है। अब एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब का कलर को अगर मैं चेंज कर देना चाहता हूँ, सपोज टेस्ट ट्यूब का कलर को मैंने एक ब्लैक कलर का टेस्ट उसको रख के ये दे देता हूँ, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब अगर मैं ब्लैक कलर का टेस्ट ट्यूब, ऐसे दिख नहीं रहा है, ब्लैक नहीं दिख रहा है, तो मैं एक टेस्ट ट्यूब ऐसे टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ। ये तो येलो रहेगा, तो वो वाला टेस्ट ट्यूब ले लिया। देखो बेटे कैसे टेस्ट ट्यूब लिया, मैं एक टेस्ट ट्यूब लिया, ध्यान दिया टेस्ट ट्यूब कैसे लिया। एक टेस्ट ट्यूब लिया, जिस टेस्ट ट्यूब को एक धागा में बांध के टेस्ट ट्यूब को एक धागा, तुम्हारे बुक में जो डायग्राम होगा मैंने वही कर रहा हूँ। एक धागा में बांधा, कोई भी एक चीजों में बांध के सस्पेंडेड करा, ऐसे करा, यानी वो सॉल्यूशन के अंदर में है, लेकिन उसके अंदर क्या है, यानी अगर मैं थोड़ा देखूंगा इसके अंदर में क्या क्या है। रुक जाए पहले इसको, अगर मैं, कोई बात नहीं, मैं अगर बना दिया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो कंटेंट है वो कंटेंट है, अब हमने देखेंगे उस कंटेंट में क्या है ना। टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो कंटेंट है वो कंटेंट होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट। देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर में है सोडियम कार्बोनेट है। आई थिंक मैंने फार्मूला वैलेंसी सब बता चुका हूँ, अब तुमको समझ में आ गया होगा। मैंने शायद 182 करीब 200 कंपाउंड लिखने का तरीका भी सिखा दिया। तो सारे वीडियो देखोगे तो आपके बल्ले बल्ले ही होगा। तो कॉपर सल्फेट ये है, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट है। अगर हमने उनको मिलावट नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, टिल्ट करके मिक्स नहीं करेंगे, तो अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर थोड़ी ना जो टेस्ट ट्यूब के अंदर घुसकर रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा। अगर हमने इसको मिक्स कर देंगे, इसको जब हमें टिल्ट करके मिक्स कर देंगे, जब भी मिक्स करेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा? आफ्टर मिक्सिंग, जब भी मिक्सिंग हो जाएगा तो कैसे रिएक्शन होगा बच्चा ना। सपोज ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन कैसे होगा बच्चा ना? कॉपर सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन होगा तो ये कॉपर और कार्बोनेट बनेगा। देखो क्या बनेगा ना, कॉपर तो ये रहा, कार्बोनेट ये रहा, तो फिर ये सोडियम है, प्लस में सोडियम तो ये रहा, सल्फेट उधर से आके वाइट कलर में लिख दिया,
सी हियर व्हाट हैपेंड, कौन सा किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, 10th में पढ़ोगे। तो ये जो रिएक्शन हुआ तो इसको अगर हमें चेक करेंगे, अगर हमने 10 ग्राम इसके लेंगे एंड 15-25 ग्राम इसको भी ले लेंगे, तो इससे मैंने सपोज 30 ग्राम बन गया, तो पक्का ये 5 ग्राम बनेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है रिएक्टेंट का पूरे मास जितना होगा, कितना होगा, 35 ग्राम हो रहा है, एंड प्रोडक्ट का भी पूरे मास जो होगा वो भी 35 ग्राम होगा। 35 ग्राम, देखो 30 + 5 35, 10 + 25 = 35। तो 35 रिएक्टेंट मास प्रोडक्ट मास कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड यही है तुम्हारा टॉपिक। अगर मैंने जल्दी जल्दी करके ऐसे डायग्राम नहीं बनाऊंगा और भी कोई रिएक्शन बनाना चाहूँगा, समझा, तो और भी तुम्हारा बुक का जो एनसीईआरटी में तुम्हारा मेंशन किया गया है, बोल अच्छा इसने यही बोला एनसीईआरटी ने कि जब रिएक्शन होगा, ये कॉर्क क्यों लगाते हैं, ये होता है कॉर्क, ये कॉर्क लगाते हैं ताकि ये जो कॉपर कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट कुछ होके निकल जाएगा बाहर, कुछ नहीं निकलेगा, सब इधर रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा बेटे, जब हमें 3 नंबर एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 जब करेंगे, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से क्या बोला गया ना, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट लेके रिएक्शन करा। एनसीईआरटी ने क्या कर दिया ना, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड बेरियम क्लोराइड के साथ और क्या बताया, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को मैंने ऐसे कर देता हूँ Na2SO4। उन्होंने एनसीईआरटी में ना एक को X लिया, एक को Y लिया, X में 3 कंपाउंड लिखा, Y में 3 कंपाउंड लिखा, दोनों को कंबाइन करा, बोला कि ये मास चेंज होगा नहीं होगा, किसी में भी मास चेंज नहीं होगा। कैसे ना, जब कंपाउंड बनेगा बेरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा, बेरियम के साथ सल्फेट आ जाएगा एंड सोडियम के साथ क्लोराइड आ जाएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम को मैंने लिखूंगा Na, क्लोरीन को लिखूंगा Cl, इस तरीके से। तो देखो ये सब का वैल्यू तो बुक में दिया नहीं है, बुक ने बोला कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट मास कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसको 6 ग्राम ले लूँ, इसको 8 ग्राम ले लूँ, 6 ग्राम 8 ग्राम हो गया, अगर इसको मैंने 10 ग्राम ले लिया तो ये पक्का 4 ग्राम ही बनेगा। ठीक है, मैं लास्ट एग्जाम्पल में दूसरा वेराइटी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, अब मैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा गया, मेरा 3 गया। चौथा एग्जाम्पल क्या है बच्चा, एग्जाम्पल नंबर 4 नंबर एग्जाम्पल में तुम्हारा एनसीईआरटी क्या बोला ना, लेड नाइट्रेट। अगर ये बोला लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, क्या बोला, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, तो जो बनेगा तो पक्का लेड के साथ क्लोरीन आ जाएगा, ये Pb के साथ Cl में 2 आ जाएगा, तो इधर से बैलेंसिंग करने के लिए 2 देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से और क्या बच जाएगा, NaNO3 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा Na 2 मॉलिक्यूल में रहेगा प्लस Na के साथ NO3 आ जाएगा वाइट। तो सवाल है कि किस तरीके से कंपाउंड बन गया, तुम्हें पता चला। अब अगर मैं कहूँगा ये होता है 100 ग्राम, ये होता है 40 ग्राम, अगर रिएक्ट करा तो ये कितना ग्राम बनेगा, लेकिन ये हो जाएगा 80 ग्राम बन गया। तो कैसे आपका आंसर होगा, ऐसे बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। ये तुम्हारा बुक का है, बुक में XY दिया गया है, एक्टिविटी तो दे दिया, कंक्लूजन नहीं है, मतलब रिएक्शन कैसे होगा बताया नहीं, मैंने रिएक्शन बता रहा हूँ। बुक्स में एक के साइड को X एंड दूसरे साइड को Y लिया, XY को मिलाया, कंबाइन करा, फिर बोला कि क्या मास चेंज होगा, आंसर में नो, मास चेंज नहीं होगा। अब देखो रिएक्टेंट मास क्या होता है ना, रिएक्टेंट मास कितने हैं, इक्वल टू 100 + 40 इक्वल टू 140 ग्राम। ठीक है, तो प्रोडक्ट मास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मास क्या हो जाएगा ना, इसको X मानेंगे प्लस 80 ग्राम, ये हो जाएगा प्रोडक्ट मास X + 80 ग्राम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है,
कहोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ना, 140 ग्राम 140 ग्राम इक्वल टू x प्लस 80 ग्राम। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर में अभी ना, x इक्वल टू 140 माइनस 80 ग्राम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 80 मतलब इक्वल टू 60 ग्राम, यानी x जो मास होगा वो 60 ग्राम होगा। वो 60 ग्राम कहाँ पर आ जाएगा, 8 से 14, हाँ 60 ग्राम होगा तो कहाँ पर आ जाएगा, तो PbCl2 लेड क्लोराइड का मास जो होगा वो 60 ग्राम होगा। समझ में आया? तो 60 ग्राम ये मास जैसे होगा वो हो जाएगा। छोटा करके देख लो, छोटा करके क्वेश्चन देख लो, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4। तो इस तरीका से अनगिनती एग्जाम्पल हमें कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, हमें पोटासियम सल्फेट ले लो, फिर सोडियम ब्रोमाइड, पोटासियम नाइट्रेट ले लो। तो करीब करीब जब 10th में तुम लोग जाओगे, मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिखाऊंगा या कोई अदर रिएक्शन सिखाएंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ 1000, वो तो शायद 5000 रिएक्शन भी बन जाएगा। उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मास कांस्टेंट होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने तुम्हारे बुक में जितना था उतना ही एग्जाम्पल दिया। अब हमें दूसरा लॉ पढ़ेंगे। दूसरे लॉ जो पढ़ेंगे बच्चा, दूसरा लॉ का नाम क्या होगा, लॉ नंबर 2 नंबर में आ जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चा, जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, इनको शुरुआत में या इनका जो डिस्कवर कराया गया था जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा, ये लॉ को डिस्कवर किया गया था। पहले लिख लेंगे, दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय, दिस लॉ वाज discovered by, this law was discovered by कौन, जोसेफ प्रोस्ट, PROST, जो भी देख लेना स्पेलिंग में। जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा ये लॉ को डिस्कवर किया गया था। ये लॉ कहता क्या है, व्हाट डज से बाय दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले डेफिनेशन सुन लोगे, मतलब इन ए प्योर सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए डेफिनेटिव प्रोपोर्शंस बाय मास इन ऑलवेज मैनर। मतलब मैं दोबारा कहता हूँ, इन ए प्योर सब्सटेंसेस, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी एक प्योर कंपाउंड मैंने इसी लेक्चर में, जो इसी चैप्टर में पुराना लेक्चर में पढ़ाया, प्योर कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है बताया। अब पुराना वीडियो देखो। दूसरा जो बात मैंने अभी यहाँ कहा, इन ए प्योर सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेटिव प्रोपोर्शन बाय मास। ये लॉ है। इसका मतलब अगर हम थोड़ा समझेंगे, मैं पानी लाएंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ नहीं तो टाइम चला जाएगा। इन प्योर सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स जो एलिमेंट प्योर सब्सटेंसेस में है, अगर वाटर कहेंगे तो एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कहूंगा तो एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन होगा। इन प्योर सब्सटेंस द एलिमेंट्स ऑलवेज present in
ए डेफिनाइटी proportions by mass, ये उसका डेफिनेशन है। इसको जब हमें एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जब लेंगे, सपोज हमने लेंगे वाटर, आपकी बुक में भी एक्सप्लेन किया होगा। वाटर के अंदर में अगर आप नहीं रटना चाहते हो, याद रखना नहीं चाहते हो, तो मोलर मास को ही मास लेके समझ लो। तो फिर आपको अगर मोलर मास याद है तो आप खुद ही एग्जाम्पल दे सकते हो। कैसे ना, क्वेश्चन कह रहा है वाटर के अंदर में, क्वेश्चन कह रहा है वाटर के अंदर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो होता है, वाटर के अंदर में क्या क्या चीज़ है, एक तो हाइड्रोजन है, एक तो ऑक्सीजन है। यानी ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मतलब कुल मिला के 2 आटम है, 2 प्रकार के आटम है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो बोला कि 2 हाइड्रोजन का मास 2 होता है तो 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। अगर रेशियो निकालेंगे तो 2:18 इक्वल टू 1:8। मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि इन ए प्योर वाटर्स या whatever may be the source from which water is coming, it may be the tap water, it may be the pond water, it may be the river water, it may be the table water, whatever may be the source from which water is coming, the composition, the constituent of a water molecule have a definite proportion by mass. It means वाटर कहीं से भी आए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा वो 1:8 में हमेशा रहेगा। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन होंगे एटम के अंदर में तो पक्का 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा वाटर के अंदर में। तो अगर वाटर प्योर है, उसके अंदर में जो मास रेशियो होगा वो कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा, ये फिक्स्ड है। क्या समझाना नहीं, और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मैंने एग्जांपल नंबर 2 लिया, मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में क्या क्या है ना, कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। भले ही ऑक्सीजन 2 है लेकिन 2 एलिमेंट है, 2 प्रकार के एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। अब सवाल होता है कि इसके अंदर में कैसे होगा ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्योर है तो उसके अंदर में पक्का, उसके अंदर में कैसे होंगे, उसके अंदर में अगर 12 ग्राम कार्बन होगा पक्का रहेगा। ये दो ऑक्सीजन है ना बेटा, 2 ऑक्सीजन मतलब 16 दूने 32 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। इसका मतलब सिंपलेस्ट रेशियो को जब हमें डिसाइड करेंगे 12:32 ही 4 में काट देंगे तो आ जाएगा 3:8। मेरा ये कहने का मतलब ये जो रेशियो है 3:8 वो फिक्स्ड है। कैसे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में 3 ग्राम कार्बन रहेगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन ही रहेगा, वो फिक्स्ड है, सिंपलेस्ट रेशियो है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। अगर मैं कहूँगा कि इसके अंदर में 3 को 10 गुना कर देंगे 30 ग्राम कार्बन रहेगा, कोई न्यूमेरिकल अगर बनाए 3 को 10 गुना कर देंगे 30 ग्राम कार्बन रहेगा, 8 को 10 गुना कर देंगे 10 गुना तो 80 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। यू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन में तुमको नेक्स्ट एग्जाम्पल में पूछता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में इन केस ऑफ अमोनिया द फॉर्मूला इज NH3। तो मेरा क्वेश्चन से ये है, इस अमोनिया के अंदर में मेरा क्वेश्चन है इफ 300 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अमोनिया, then what will be the mass of nitrogen? What will be the mass of nitrogen? बोला कि अगर 300 ग्राम हाइड्रोजन होगा अमोनिया के अंदर में तो फिर नाइट्रोजन का मास कितना होगा ना। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इन अमोनिया के अंदर में 2 एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन कितना, 3 हाइड्रोजन है
तो नाइट्रोजन का मास कितना है 14 ग्राम। हाइड्रोजन का मास अगर देख देंगे एक नहीं है, तीन है, तो 3 ग्राम। तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे होगा ना, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो हो जाएगा 14:3। अगर छोटा करेंगे हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन करेंगे तो ये हो जाएगा 3:14, 3:14 में रहेगा। जरा बात को इधर से समझा करो, मेरा क्वेश्चन क्या है। अब मैं अमोनिया को अगर एक्सप्लेन करूं, अमोनिया के अंदर में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो मास रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा इन ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन। कैसे ना, 3:14। सपोज अगर क्वेश्चन मैंने कह दिया कि अगर हाइड्रोजन का मास 300 है, 300 ग्राम है, तो 3 था, मैंने कितना मल्टीप्लाई किया, 100 मल्टीप्लाई किया। अगर हाइड्रोजन का मास देख लो, अगर हाइड्रोजन का मास 300 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हुआ तो नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 1400। तभी तो सिंपलेस्ट रेशियो 3:14 आएगा, 3:14 आएगा तभी ना। तो आंसर में अगर ये हो जाएगा 300 तो नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 1400 ग्राम। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, जब भी कोई भी आप कोई भी एक मॉलिक्यूल पूछो मुझे रैंडमली, जो तुम सोचते हो वो मैं बता देता हूँ। मुझे कि कोई भी मॉलिक्यूल कहो, अगर सपोज तुमने मॉलिक्यूल कह दोगे, लेट सपोज बड़ा कंपाउंड करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये एक मॉलिक्यूल के अंदर में इसकी मोलर मास को पता कर लो, ये 2 ग्राम। सल्फर का मोलर मास को कैसे पता करेंगे, 32 ही, सॉरी सल्फर का 32 सही है। ऑक्सीजन 4 होता है यानी 64, यानी यही रेशियो में रहेंगे। इसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई में 1:16:32, यानी हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन का जो डेफिनाइट प्रोपोर्शन होगा वो यही होगा 1:16:32। अगर मैं इसमें क्वेश्चन छेड़ूं, मैं कह दूं कि अगर ऑक्सीजन 320 ग्राम है, कितना ग्राम, अगर ऑक्सीजन 320 ग्राम है तो H2 अगर मैंने 320 ग्राम कर दूंगा तो पक्का ये 160 ग्राम हो जाएगा, ये H2 10 ग्राम हो जाएगा। सेम रेशियो में बढ़ेंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैंने एक जीरो बढ़ा दिया सब में, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीका से हमें किसी भी एक प्योर कंपाउंड के अंदर में जो एलिमेंट है वो एक फिक्स्ड मास में डेफिनाइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसका दूसरा नाम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन है, जिसको जोसेफ प्रोस्ट ने बनाया। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर 9th सिलेबस। अगर हमने थोड़ा सा 11th सिलेबस को जाएं, थोड़ा सा देख लो बेटे, 11th में हो सकता है हो, आई थिंक ना भी हो, NCERT देखा नहीं, तो मैं एक पढ़ा देता हूँ। अगर मैंने लॉ का नाम क्या लिख दूँ, लॉ नंबर 3 अगर मैं लिख दूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेफिनाइट प्रोपोर्शन गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन शॉर्टकट करूँगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पहले से लिखा हुआ है बेटा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है द इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड द व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से कंबाइन हुए हैं, कंबाइन होने के बाद एक क्या बन गया ना, एक तो बन गया वाटर, दूसरा बन जाएगा H2O2। तो जब H एंड O कंबाइन करेंगे, व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड, इट फॉर्म्स मोर देन 1 कंपाउंड, राइट, मोर देन 1 कंपाउंड। ठीक है, when 2 elements are combined it produces more than 1 compound. The variable mass of the one element combined with a fixed mass of other bear a simple ratio with each other. What did I say? The variable mass जो है वो एक सिंपल रेशियो में है। तो वेरिएबल मास कौन है, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:16, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:32। तो वैरी कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो किस रेशियो में वैरी करता है 16:32 इक्वल टू 1:2। अब दोबारा देख तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड प्रोड्यूसेस मोर देन 1 कंपाउंड, द वेरिएबल मास, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, द वेरिएबल मास ऑफ 1 एलिमेंट कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर बियर ए सिंपल रेशियो।
यानी जो वेरिएबल मास है वो सिंपल रेशियो में वेरी करता है। एक एग्जांपल और क्या क्या है ना, कार्बन को साथ ऑक्सीजन को दे दूंगा, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास CO एंड CO2 बनेगा। तो सेम एग्जांपल करेंगे, कार्बन फिक्स्ड है तो इसमें आ जाएगा 12:16, इसमें आ जाएगा 12:32। तो इनमें क्या आ जाएगा ना 16:32 इक्वल टू 1:2, यानी फिक्स्ड मास ऑफ क्या बोलते हैं वेरिएबल मास ऑफ ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन बियर ए सिंपल रेशियो विथ ईच अदर, इट मीन्स वेरिएबल मास ऑफ ऑक्सीजन इज exist in a simple ratio. This is all about of your law of multiple proportion. When two elements are combined, it produces more than one compound, and variable mass of one element in a compound when react with the fixed mass of other bear a simple ratio with each other. This is law of multiple proportion. इस तरीके से मैंने तीनों लॉ कर दिया। अगर आप 11th में हो आप देख लेना, अगर आप 9th में हो तो आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को छोड़ देना। अगर आप करना चाहते हो तो करोगे तो आगे के लिए आपका भविष्य क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया? ऑल द बेस्ट। हम नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मॉडल ऑफ एटम, तो उसमें हमने 4 मॉडल पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।